हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 9 दिसंबर 2020 और आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में है आप लोगों के लिए क्विज, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज की पहली न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस द इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 को संबोधित किया है। तो ये जो इंडिया मोबाइल कांग्रेस है 2020 का, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन, उसके साथ ही भारत सरकार और उसके साथ ही सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। और ये 3 दिनों तक चलेगी, 8, 9 और 10 दिसंबर। ओके, इसका काम क्या है? तो इसका काम है एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और डिजिटल इंक्लूसिविटी को प्रमोट करना। उसके अलावा टेलीकॉम और जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं वहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट को इनकरेज करना। उसके अलावा जो बाहर की और जो लोकल इन्वेस्टमेंट है उनको अट्रैक्ट करना। उसके अलावा जो ये 2020 का आईएमसी है, यहाँ पे काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जैसे अलग अलग तरह की मिनिस्ट्री पार्टिसिपेट करेंगी, अलग अलग टेलीकॉम के सीईओज पार्टिसिपेट करेंगे, ऊपर से ग्लोबल सीईओज भी पार्टिसिपेट करेंगे, 5G के जो एक्सपर्ट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड और एज कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटीज़ और ऑटोमेशन से रिलेटेड जो एक्सपर्ट्स हैं वो सब ज्वाइन करने वाले हैं इस इंडिया मोबाइल कांग्रेस को। नेक्स्ट अपडेट है, ग्वालियर एंड ओरछा इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी लिस्ट। ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर शहर की सूची में शामिल किया है। तो मध्य प्रदेश की दोनों सिटीज़ हैं, एक है ग्वालियर और दूसरी है ओरछा। ओके, यहाँ ओझा लिखा है, इसकी जगह होगा ओरछा। तो दोनों ही सिटीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ के रिच कल्चर के लिए। काफ़ी सारे वहाँ पे पुराने टेम्पल्स और फोर्ट्स हैं, तो इसीलिए यूनेस्को ने उन्हें अपनी हेरिटेज सिटी की लिस्ट में शामिल कर लिया है। तो जो एक आपने वर्ड सुना होगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट या सिटी, तो ये किसे दिया जाता है? तो ऐसे लैंडमार्क या एरिया जिनकी जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उन्हें इंटरनेशनल कन्वेंशन के द्वारा प्रोटेक्शन दिया जाता है, इसीलिए उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज सिटी या साइट का दर्जा दिया जाता है। और ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन होती हैं इनको एडमिनिस्टर करता है यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये टैग क्यों दिए जाते हैं? तो जो भी लैंडमार्क हैं या सिटीज़ हैं, तो जहाँ का जो कल्चरल के, उसके अलावा साइंटिफिक या किसी और भी तरह के सिग्निफिकेंस हैं उन सिटीज़ या एरियाज़ में, तो उनको ये टैग दिया जाता है। और इस लिस्ट में शामिल होने के लिए जो प्लेस हैं उनको किसी तरह से भी यूनिक होना चाहिए, तभी उन्हें इस लिस्ट में जगह दी जाती है। तो यूनेस्को की बात करें तो फुल फॉर्म तो बता दिया आपको, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और यहाँ के डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अजूले। नेक्स्ट अपडेट है, इन्वेस्ट इंडिया बैक्स अंक्टैड्स इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020। तो हाल ही में भारत के इन्वेस्ट इंडिया को UNCTAD यानी अंक्टैड के निवेश संवर्धन पुरस्कार 2020 दिया गया है। तो ये जो अवार्ड सेरेमनी है ये ऑर्गेनाइज कराई गई थी अंक्टैड के द्वारा, जो अंक्टैड का हेडक्वार्टर है जिनीवा में। कब कराई गई थी? 7 दिसंबर 2020 को। और ये अवार्ड दिया किसे जाता है? तो ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज जो कि काफ़ी अच्छा काम करती हैं, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट प्राप्त करती हैं, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। और इसको चेक करने के लिए जो अंक्टैड है वो असेसमेंट ऑफ वर्क देती है। ओके, यानी एक तरह से जो काम है ये अंक्टैड देती है, और वो जो असेसमेंट ऑफ वर्क है उसमें जो खरा उतरता है, अच्छे से अचीवमेंट प्रॉपरली प्राप्त कर पाता है, उसी एजेंसी को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये जो अभी इस साल असेसमेंट दिया गया था, इसमें टोटल 180 कंट्रीज़ की जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें भारत की इन्वेस्ट इंडिया को फर्स्ट प्राइज़ दिया गया है। बात करें अंक्टैड की, तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना की गई थी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा, किस साल में? 1964 में। और इसका काम क्या है? तो ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी और ट्रेड के क्षेत्र में उनको डेवलप करने के लिए ये अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ बनाती है, यही काम है अंक्टैड का। नेक्स्ट अपडेट है, ICICI बैंक लॉन्चेस आई मोबाइल पे एप्लीकेशन। तो अभी हाल ही में ICICI बैंक ने आई मोबाइल पे एप्लीकेशन लॉन्च किया है।
तो अभी आप पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए काफ़ी तरह की ऐप यूज़ करते ही होंगे, जैसे गूगल पे हो गया, फ़ोनपे हो गया, पेटीएम हो गया। तो इसी तरह से अभी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने अपना आई मोबाइल पे एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इसमें वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि आप अभी प्रेजेंट में जो भी ऐप यूज़ करते हैं उसमें जो जो पेमेंट के लिए आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ इस एप्लीकेशन में भी है। और इसको किसी भी बैंक के कस्टमर जो है यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में ही हो, किसी भी बैंक के कस्टमर इस ऐप को यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हर वो मोड है पेमेंट का, जैसे कि क्यूआर कोड का यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा यूपीआई आईडी का यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो उनके बैंक अकाउंट पे सीधे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना पड़ेगा। बात करें आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी जी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। यहाँ की टैगलाइन है, एक है हम हैं ना, दूसरा ख्याल आपका। कई बार एग्जाम में आपसे टैगलाइन पूछ लेता है, खासकर बैंकिंग के एग्जाम में, तो टैगलाइन भी जरूर याद रखिएगा। एक चीज़ और कि इसकी स्थापना हुई थी 1994 में और आईसीआईसीआई बैंक का एक वर्चुअल असिस्टेंट है जिसका नाम है iPal। नेक्स्ट अपडेट है क्रिकेट को लेके। श्रीलंका विल होस्ट द एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट इन जून 2021। श्रीलंका जून 2021 में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। तो एक्चुअली में एशिया कप का एक संस्करण अभी 2020 में होने वाला था और इसको होस्ट करने वाला था पाकिस्तान, लेकिन पेंडेमिक के चलते ये जो 2020 का संस्करण है इसको पोस्टपोन कर दिया गया और जो जून 2021 में होगा तो इसके जो होस्ट करने के राइट्स हैं ये मिल गए हैं श्रीलंका को। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अब होस्ट करेगा 2022 में जो एशिया कप होने वाला है उसे। ओके, तो याद रखिएगा 2021 में करेगा श्रीलंका और 2022 में करेगा पाकिस्तान। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें एशिया की जो टीमें हैं जैसे कि इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, तो ये सब पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है पीएनबी लॉन्चेस लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशन लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन। पीएनबी ने ऋण प्रबंधन समाधान लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है। तो हाँ, अभी हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च कर दिया है अपना एक टेक बेस्ड लोन मैनेजमेंट सॉल्यूशन जिसका नाम दिया गया है लेंस द लेंडिंग सॉल्यूशन। और इसे लॉन्च क्यों किया गया है, तो जो भी लोन होता है उसको ऑनलाइन प्रोसेसिंग करने में और सैंक्शन करने में, जो भी क्रेडिट प्रपोजल होते हैं उनको सैंक्शन करने में एक्यूरेसी लाने के लिए और जो उनकी स्पीड होती है इस प्रोसेस को उसको बढ़ाने के लिए ये सॉल्यूशन लाया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। तो मेन पर्पस क्या है, एक तो जो सिस्टम है लोन अप्रूव करने का ऑनलाइन जो है तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड बनाना, उसके अलावा जो क्रेडिट प्रोसेसिंग होती है उसकी स्पीड बढ़ाना, उसके अलावा जो भी लोन डॉक्यूमेंट चाहिए क्रेडिट फैसिलिटीज़ के लिए उसको ऑटो जनरेट करना। ओके, और क्या है कि जब प्रोसेस जो है हर सब कुछ ऑनलाइन होगी तो वहाँ पे जो मैनुअल पार्ट है कि जो भी ह्यूमन के द्वारा किया जाता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एरर आ जाती है। तो जब सब कुछ ऑनलाइन होगा, सर्वर पे होगा, तो जो एरर है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी और जो रिकॉर्ड्स हैं उसको डिजिटली स्टोर किया जा सकता है। ओके, इसके अलावा जो सिक्योरिटी है और डेटा प्राइवेसी है इसे भी बढ़ाया जाएगा लेंस का यूज़ करके। बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1894 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुना राव और टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। ओके, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट अपडेट है फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरिंदर सिंह कपानी पास्ड अवे रिसेंटली। तो अभी हाल ही में फाइबर ऑप्टिक्स के जनक के नाम से जाना जाता था जिन्हें, नरिंदर सिंह कपानी जी, उनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये एक इंडियन बॉर्न अमेरिकन फिजिसिस्ट थे नरिंदर सिंह कपानी के, जिन्हें फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से जाना जाता था। और इन्हें क्यों कहा जाता था फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ करके उसके द्वारा इमेज ट्रांसमिट की थी। ओके, उसके अलावा जो हाई स्पीड इंटरनेट टेक्नोलॉजी है फाइबर ऑप्टिक का यूज़ करके इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। मतलब जो फाउंडेशन है इन्होंने ही रखा था। और जो इमेज थी, जो फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू इन्होंने इमेज भेजी थी, इसके लिए एक साल भी याद रखेगा, 1954 में इन्होंने सबसे पहली बार इमेज को ट्रांसमिट किया था फाइबर ऑप्टिक्स का यूज़ करके। तो इसी कारण से इन्हें फाइबर ऑप्टिक्स के जनक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इन्हें 1998 में
द एक्सीलेंस 2000 अवार्ड भी दिया गया था यूएसए पैन एशियन अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। कब? 1998 में। कौन सा अवार्ड? द एक्सीलेंस 2000 अवार्ड। नेक्स्ट अपडेट है उत्तर प्रदेश दंदूपुर रेलवे स्टेशन विल बी रीनेम्ड एज माँ बराही देवी धाम। तो उत्तर प्रदेश के दांदूपुर रेलवे स्टेशन है वहाँ का, उसका नाम बदलकर अब माँ बराही देवी धाम किया जाएगा। तो जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, जहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस फैसले को अपनी मंजूरी दे दी है, अप्रूवमेंट मिल चुका है इसको। तो जो वहाँ का दांदूपुर रेलवे स्टेशन है उसे माँ बराही देवी धाम के नाम से दोबारा से उसका रीनेम किया जाएगा। तो जो दांदूपुर रेलवे स्टेशन है ये वाराणसी रेलवे सेक्शन में आता है, प्रतापगढ़ और बादशाहपुर के बीच में पड़ता है ये दांदूपुर रेलवे स्टेशन। और इसका नाम क्यों चेंज किया जा रहा है, मतलब क्या रीज़न है कि माँ बराही देवी धाम रखा जा रहा है इसका? तो वहाँ पे पास में ही एक गांव है, स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ पे वहाँ की फेमस देवी हैं जिनका नाम है माँ बराही देवी, उनका मंदिर है। और यहाँ पे एनुअली एक मेला लगता है, काफ़ी फेमस है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पीपल्स भी आते हैं। तो इन्हीं माता के ऊपर ये जो स्टेशन है इसका नाम चेंज किया जा रहा है माँ बराही देवी धाम। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, कैपिटल है लखनऊ के, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल जी उत्तर प्रदेश के साथ ही साथ मध्य प्रदेश के भी गवर्नर हैं। नेक्स्ट अपडेट है मोंडो डुप्लांटिस एंड यूलीमार रोजस हैव बीन नेम्ड 2020 वर्ल्ड एथलीट्स ऑफ द ईयर। मोंडो डुप्लांटिस और यूलीमार रोजस को 2020 के विश्व एथलीट्स ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। तो जो मोंडो डुप्लांटिस हैं ये हैं स्वीडन के, और इन्हें नामित किया गया है मेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020। और ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं? ये हैं पोल वॉल्टर से एसोसिएटेड। तो ये पोल वॉल्टर क्या होता है? तो आपने देखा होगा ओलंपिक में काफ़ी लंबी सी स्टिक होती है, डंडा होता है, जिसका यूज़ करके जो भी प्लेयर हैं तो काफ़ी दूर से रनअप लेके आते हैं और फिर स्टिक से थ्रू वो जंप करते हैं ऊपर पोल पे, तो उसे कहा जाता है पोल वॉल्टर। और जो दूसरी हैं ये है यूलीमार रोजस, ये हैं वेनेजुएला की, और इन्हें नॉमिनेट किया गया है फीमेल वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2020 के लिए। और ये एसोसिएटेड हैं ट्रिपल जंपर से। तो आपने देखा होगा ट्रिपल जंपर क्या होता है, मतलब एक सैंड का जगह होती है, तो जो भी प्लेयर हैं काफ़ी दूर से रनअप लेके आते हैं, उसके बाद उन्हें 3 बार जंप करके उस सैंड पे छलांग लगानी पड़ती है। ओलंपिक में आपने देखा होगा, तो उसे कहा जाता है ट्रिपल जंपर। तो यूलीमार रोजस जो है तो ये ट्रिपल जंपर से एसोसिएटेड हैं। इसके अलावा ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड हैं ये एनुअली हैं, यानी हर साल दिए जाते हैं, और ये अवार्ड दिए जाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा, जो कि स्पोर्ट एथलेटिक का जो स्पोर्ट होता है उसके लिए इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। जो मोंडो डुप्लांटिस हैं इनकी उम्र है 21 वर्ष, और ये एथलेटिक्स के हिस्ट्री में यंगेस्ट प्लेयर बन गए हैं। ओके, यंगेस्ट एथलीट बने हैं जिन्हें वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। उसके अलावा स्वीडन के भी ये पहले पर्सन हैं जिन्हें इस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। बात करें वर्ल्ड एथलेटिक्स की, तो इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं सेबेस्टियन कोए। नेक्स्ट अपडेट है महाराष्ट्र गवर्नमेंट अप्रूव्स 10 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड 1 न्यू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। महाराष्ट्र सरकार ने 10 नए संरक्षण रिजर्व और 1 नया वन्यजीव अभयारण्य को मंजूरी दी है। तभी हाल ही में जो महाराष्ट्र का स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उसकी 16वीं मीटिंग हुई, जिसको हेड किया वहाँ के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी ने। तो वहाँ पे अप्रूवमेंट दिया गया है 10 नए कंजर्वेशन रिजर्व के लिए और 1 नए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र में। जो कान्हार गांव है चंद्रापुर डिस्ट्रिक्ट का, इसे भी एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रूप में डिक्लेयर किया गया है, और ये महाराष्ट्र का 50वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगा। ओके, कौन सा नंबर का? 50वां नंबर का। इसके अलावा जो महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में जो प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क है इसको भी एक्सपेंड करके अब 10,807 स्क्वायर किलोमीटर का बना दिया गया है, जो कि भारत में बात की जाए तो किसी भी स्टेट में सबसे ज़्यादा है। तो अब महाराष्ट्र के पास टोटल 6 नेशनल पार्क हो गए हैं, 50 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई हैं और 17 कंजर्वेशन रिजर्व हो गए हैं। ओके, तो ये नाम याद रखिएगा, 50वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनेगा कान्हर गाँव, जो कि है चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। और बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, कैपिटल है मुंबई, और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी जी को अभी गोवा के गवर्नर का अतिरिक्त चार्ज भी दिया गया हुआ है।
नेक्स्ट अपडेट है एक इंडेक्स को लेके, जिसमें इंडिया रैंक्ड 10th इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021। तभी हाल ही में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 जारी हुआ है और भारत उसमें 10वें स्थान पर रहा है। इस रिपोर्ट को जारी किसने किया है, तो न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और उसके साथ ही क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने मिल के ज्वाइंटली ये रिपोर्ट को जारी किया है। और इस रिपोर्ट में दिखाया गया कि जो भारत है, कहा गया कि भारत को ज़्यादा ज़रूरत है जो वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का क्षेत्र है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे भारत में। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो गोल सेट किए गए थे 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में, तो कोई भी कंट्री ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहा है उन गोल्स को प्राप्त करने के लिए। तो जो CCP है यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, ये एक इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग टूल है जिसका काम है पूरे विश्व भर में जो कंट्रीज़ हैं उनमें क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या परफॉर्मेंस किया जा रहा है, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं उन देशों के द्वारा, उस चीज़ को देखना। इसको सबसे पहली बार 2005 में पब्लिश किया गया था। तो इस रैंक की खास बात यही इस इंडेक्स की, तो इस इंडेक्स में नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 के जो स्पॉट हैं बिल्कुल खाली हैं। किसी भी कंट्रीज़ को टॉप 3 में जगह नहीं मिली है, क्योंकि इस रिपोर्ट के अनुसार कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिन्होंने अच्छे काम किए, मतलब क्लाइमेट चेंज के लिए उन्होंने अपने एफर्ट्स किए हैं। तो इसलिए नंबर 1, 2 और 3 बिल्कुल खाली है। तो सबसे ऊपर है चौथे नंबर पे रहा है स्वीडन का स्कोर रहा है 74.4 और भारत रहा है 10वें नंबर पे। भारत का स्कोर रहा है 63.98। नेक्स्ट है बिहार गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल। बिहार सरकार प्रवासी पक्षी उत्सव का आयोजन करेगी। तो बिहार की जो गवर्नमेंट है वो प्लान कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द इस साल के अंत तक वो माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल जो है उसे ऑर्गेनाइज कराएंगे। ये जो फेस्टिवल है ये 3 दिनों तक चलेगा और इसे ऑर्गेनाइज कराया जाएगा भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। और इसे ऑर्गेनाइज कौन कराएगा, तो जो भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का फॉरेस्ट डिवीज़न है, उसके अलावा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है और उसके साथ ही वहाँ का जो एक लोकल मानदार नेचर क्लब है। तो ये तीनों मिलके ऑर्गेनाइज कराएंगे इस माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल को। तो जो भागलपुर का एरिया है, तो नवंबर से लेकर मार्च में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो यानी कि प्रवासी पक्षी हैं, काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो उन्हीं की देख रेख करने के लिए और ये चेक करने के लिए उनका मतलब पोचिंग यानी कि शिकार होता है कि नहीं, इन सब चीज़ों को चेक करने के लिए जो फेस्टिवल है इसे ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। उसके अलावा एक एम और भी है इस फेस्टिवल का कि जो वहाँ पे लोग हैं उनके बीच में जागरूकता फैलाना कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं यानी प्रवासी पक्षी हैं उनका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम को लेके। तो इसी बारे में वहाँ के लोकल पीपल्स के बीच में जागरूकता भी फैलाई जाएगी। और बात करें बिहार की, तो चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार, गवर्नर हैं फागू चौहान और कैपिटल है पटना। तो अब समय है आज के क्विज का। आज के क्विज का क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। किस राज्य सरकार ने गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल मैंने आपसे पूछा था फॉर विच बैंक कैबिनेट हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल टू मर्ज विथ DBS बैंक। हाल ही में कैबिनेट ने DBS बैंक में किस बैंक के विलय को अपनी मंजूरी दी है। तो इसका राइट आंसर है लक्ष्मी विलास बैंक। अभी हाल ही में कैबिनेट ने लक्ष्मी विलास बैंक और DBS बैंक की जो भारत में उसकी सब्सिडी है DBS बैंक इंडिया, इन दोनों को मर्ज करने के लिए अपना अप्रूवल दे दिया है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ओके, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। उसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए आज के वीडियो की MP3 फाइल या PDF चाहिए तो उसकी भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर विज़िट करके डाउनलोड कर सकते हैं।